साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। इस धरती पर सीमा सरहद कब, क्यों और किसने बनाया? परंपरागत सीमाएं बनाम सरकारी सीमांकन। साथियों, आज किसको पता नहीं है कि इस सीमा सरहद के लिए लड़ाई पे लड़ाई, दंगा पे दंगा क्यों छिड़ी हुई है। एक तरफ सीमा की सुरक्षा हेतु कई कुर्बानियां दी जा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सीमा सरहद अथवा सीमांकन से कोई वास्ता ही नहीं रखते हैं। इसलिए आज सभी जनों को ये जानना होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके लिए क्या क्या नुकसान, इसके बिना क्या क्या नुकसान होगा और क्या क्या लाभ होगा। आइए इसे जानने। साथियों, पहला है परंपरागत सरहद सीमा। साथियों, सबसे पहले हमारे पुरखों के द्वारा बनाया गया इस सीमा को परंपरागत सरहद सीमा कहा जाता है। जब हमारे पुरखों ने गांव बसाया, तब गांव का मौखिक या नजरी नक्शा के आधार पर सीमांकन किया। इसके बाद वे 10 या 12 गांव को मिलाकर एक परगना बनाया और उसका भी सीमा तय किया। ठीक इसी तरह गढ़ क्षेत्र का सीमांकन किया, जिसके अंतर्गत लगभग 70 से 100 गांव शामिल हुआ करते थे। इसके ऊपर कोर और कोर के ऊपर कोट और सबसे ऊपर शंभू अथवा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया। अब सवाल, साथियों, सभी सीमा अंतर्गत राजकाज चलाने हेतु परंपरागत पदाधिकारियों जैसे गौटिया, पटेल, बैगा, अलवा, कोटवार प्रधान की टीम को गठित किया गया, जिसके अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निवास या बस नहीं सकता था। प्रत्येक सीमान में क्रमशः गुड़ी सभा, परगना सभा, गढ़ सभा, कोर सभा, कोट सभा, शंभू सभा का बैठक लगाकर विधि विधान बनाने एवं विवाद को निपटाने का काम किया जाता था। अब जो इन सभी व्यवस्थाओं का सरकारीकरण कर दिया गया है, जिसके तहत गांव में ग्राम सभा, प्रदेश में विधानसभा और देश में सांसद सभा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सभा लगाई जाती है, जिसमें विदेशियों के समर्थन एवं मूल निवासियों के विरोध में ज़्यादातर कानूनें बनाई जाती है। साथियों, अब सवाल है कि ये सीमा सरहद क्यों बनाए गए। पहला यह कि सीमा अंतर्गत आने वाले समस्त भूभाग का नामकरण किया गया, नाम रखा गया और इसी वजह से आज सभी को अपने गांव, अपने प्रदेश या अपने देश राष्ट्र के नाम पुकारा जाता है। सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा किया गया। सीमा क्षेत्र के अंदर सभी हक अधिकारों को स्थापित किया गया। सीमा के अंदर ही अपना राजकाज कायम रखा गया। सीमा अंतर्गत आने वाले समस्त धन संसाधनों पर सबसे पहले वहाँ के स्थानीय मूल निवासियों का हक और अधिकार एवं स्वामित्व रखा गया। इसके बाद ही दूसरों के हिस्से में दिया गया। सरहद सीमा को चिन्हांकित करने के पश्चात वहाँ के लोगों एवं वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, वहाँ के समाज, वहाँ की संस्कृति को बचाना एवं बनाए रखना क्षेत्रवासियों का परम कर्तव्य होता है। अपने अपने क्षेत्र एवं क्षेत्रवासियों को बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों, अतिक्रमणकारियों, आतंकियों, चोरों, डकैतों एवं अन्य बदमाशों, दुश्मनों से गांव को बचाना
सभी का धर्म होता है। सभी सीमाओं के लिए मुखियाओं का चयन कर रूढ़ी प्रथा अनुसार राजकाज चलाना, समाज को न्याय दिलाना, लुटेरों से बचाना, क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि लाना, प्रजा की सेवा एवं रक्षा करना, महामारी के समय क्षेत्रवासी सभी एक साथ मिलकर उसका सामना करना, समाज का उद्धार करना, अपने ऊपर होने वाले साजिश षड्यंत्र झूठ लूट एवं फरेब का पर्दाफाश करना, समाज के लोगों को जागृत करना, दुश्मनों से सदा सावधान रखना, सभी पर नियंत्रण अथवा अंकुश लगाना, कोई भी किसी कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार गुलाम नहीं बना सकता, बल्कि भाईचारा मेल प्रेम समता स्वतंत्रता से हंसी खुशी का जीवन जीना, ये है पारंपरिक सीमा सरहद का लक्ष्य। किंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सभी परंपरागत सीमा सरहद को नष्ट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। ऐसा क्यों? दूसरा है सरकारी सीमा। आज सबको पता है कि आज की सरकार सभी का सीमांकन लिखित एवं नक्शे के आधार पर करती है। जैसे कि किसी गांव में वार्ड का सीमांकन, ग्राम पंचायत का सीमांकन, जंगल का सीमांकन, बीट गार्ड का सीमांकन, बीट का सीमांकन, राजस्व भूमि का सीमांकन, थाने का सीमांकन, बीडीसी क्षेत्र का सीमांकन, ब्लॉक का सीमांकन, तहसील का सीमांकन, अनुविभाग का सीमांकन, डीडीसी क्षेत्र का सीमांकन, विधानसभा क्षेत्र का सीमांकन, जिले का सीमांकन, संभाग का सीमांकन, संसदीय क्षेत्र का सीमांकन, प्रदेश का सीमांकन, देश का सीमांकन एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमांकन इत्यादि। साथियों, अब सवाल यह है कि ये सरकारी सीमांकन क्यों बनाया गया है? जाहिर सी बात है कि सभी सीमा क्षेत्रों में एक एक मुखिया अर्थात सरकारी एजेंट बैठा दिया गया है। वार्ड में पंच, पंचायत में सरपंच, 3 पंचायतों में एक बीडीसी, एक बीट में बीट गार्ड, राजस्व में पटवारी, थाने में थानेदार, ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील में तहसीलदार, तो अनुभाग में अनुविभागीय दंडाधिकारी, विधानसभा में विधायक और सांसदीय क्षेत्र में सांसद, जिला में जिलाध्यक्ष, कलेक्टर, संभाग में कमिश्नर, प्रदेश में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री। आखिर ऐसा क्यों? इसका एक ही वजह है कि सभी सीमाधारी क्षेत्र का राजा बन जाते हैं, क्षेत्रवासियों पर राज करते हैं, क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी प्राकृतिक संसाधनों को अपने कब्जे में लेकर धुआंधार दोहन करते हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि वो सरकार का एजेंट का जो ठहरा। इस तरह सरकारी लोग पब्लिक का धुआंधार शोषण करे, लोगों पर अन्याय करे, अत्याचार करे, गुलाम बनाए, सभी अधिकारों से वंचित रखे, जनता को लूटकर खुद माला माल हो जाए, बाहरी घुसपैठियों को स्थान देना, कंपनी सरकार एवं पूंजीपतियों के लिए कार्य करना, आम जनता के ऊपर टैक्स की वसूली करना, जिले का धन संसाधन कलेक्ट अर्थात जमा करना, क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, प्रयोग, उपभोग एवं निस्तार से रोकना, हमारे खिलाफ कानून बनाना, इन काल्पनिक राजाओं की फितरत है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि परंपरागत सीमा सरहद एवं सरकारी सीमा सरहद
एक दूसरे के विरोध में काम कर रही है। फिर एक दूसरे के यह व्यवस्था एक दूसरे की ठीक विपरीत है, विपरीत बनाई गई है। यही कारण है कि आज सदियों से चली आ रही सीमा सरहद को कोई नहीं मानता और 60-70 साल की जो रिकॉर्ड है उसे सब मानते हैं, सब मानने लगे हैं और उसी के अनुसार चलते भी हैं, जो कि हमारे लिए खतरे का खेल है और इससे हमारी हार पहले से ही तय है। इसलिए एक हकीकत का पर्दाफाश ज़रूरी है। इसे आप सभी को जानना और समझना ज़रूरी है, इसे बताना हमारी मजबूरी है। पहला है, किसी भी गांव का सीमा सरहद का प्रमाण दो तरह का है। एक है पुरखों द्वारा बनाया गया परंपरागत सीमा सरहद, तो दूसरा है सरकार द्वारा बनाया गया सरकारी रिकॉर्ड, जो कि नियोजित कार्यक्रम हेतु बनाया गया है। इन दोनों में आप किसको मानेंगे? दूसरा है सिवान के अनुसार नक्शा होना चाहिए या कि नक्शा के अनुसार सिवान। आज सिवान को नक्शा के अनुसार बनाया जा रहा है, जबकि सिवान के अनुसार नक्शा बनाना चाहिए। ऐसा लग रहा है मानो आज जो नक्शा है वो ब्रह्मा का रेख है, उसे पत्थर की लकीर है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। तीसरा है, सिवान में सुधार होना चाहिए कि नक्शा में। सुधार तो नक्शे में ही संभव है, किंतु आज सिवान को सुधारा जा रहा है, सिवान को इधर उधर आगे पीछे किया जा रहा है, जबकि नक्शे को दुरुस्त करना चाहिए, नक्शे में सुधार होना चाहिए। किंतु आज सिवान को उल्टा पुल्टा किया जा रहा है, सिवान को लूटा जा रहा है। चौथा है, बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए कि एक कर्मचारी की बात। एक व्यक्ति की बात सही है या 100 व्यक्तियों की? यदि धरती पर भगवान भी उतर आए तो बुजुर्गों एवं 100 व्यक्तियों की बात को सही ठहराएंगे। किंतु आज एक छोटा सा पटवारी हम पर भारी है। हम पर भारी कैसे पड़ रहा है? पांचवा, यदि कागज़ में किसी गाय को भैंस और किसी आम को नीम लिख दिया जाए तो क्या वह बदल सकता है? कदापि नहीं। फिर आज कागज़ के बल पे सिवान को कैसे बदला जा रहा है? पड़ोसी गांव वासियों को क्यों लड़ाया जा रहा है? इधर हम गांव सभी मूल निवासी अपने दुश्मनों से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं, आपस में ही हम विवाद में फंसे हुए हैं। साथियों, जिसे हमें समझना चाहिए, आज जिस तरह से हमें सीमा के विवाद में लड़ाया जा रहा है, सीमा का बंटवारा कराया जा रहा है, वह ठीक वैसा ही है जैसा कि कारगिल में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है। आज वहाँ भारतीय सीमा की लड़ाई हो रही है, तो आज गांव-गांव में गांव सीमा की भी लड़ाई शुरू हो गई है। यदि समय रहते इसका पर्दाफाश नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं है जब गांव का गांव, शहर का शहर, प्रदेश का प्रदेश और राष्ट्र का राष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करेंगे और हमारा जो भारत है गृह युद्ध का शिकार हो जाएगा। मूल निवासी आपस में लड़ लड़ मरेंगे और विदेशी यहाँ राज करेंगे। यदि आप अपने गांव की सीमा सरहद को बचाना चाहते हैं तो अपने अपने गांव का सीमांकन करिए, जिसके लिए परंपरागत वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 और 2012 का सहारा ले सकते हैं। अभी समय है, समय रहते अपने सिवान को बांधिए, अन्यथा जब पछतात होगा क्या, जब चिड़िया चुग जाएगा खेत।